नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। यहां तक कि अराजकता संप्रदाय के आक्रमण की भी सुयान को कोई सूचना नहीं मिली। बेशक सुयान बहुत चिंतित नहीं थी, वह इस षड्यंत्र से थक चुकी थी। यदि उसके दयालु शिक्षक वू जियान न होते तो सुयान बहुत पहले ही अराजकता संप्रदाय से अलग हो गई होती। सुयान, आधे महीने में मेरे दिए गए निर्देशांक पर आ जाना। संप्रदाय में तुम्हारे लिए कुछ काम है। न आने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। एक ठंडी आवाज सुयान के दिमाग में घुस गई, जिससे वह भौंचक्की रह गई। यह संचार टोकन कैओस संप्रदाय का है, लेकिन यह वू जियान की आवाज नहीं थी। इससे सुयान को एहसास हुआ कि अराजकता संप्रदाय के भीतर कुछ हुआ होगा, अन्यथा वू जियान उससे संपर्क भी नहीं कर पाएगा। कैओस संप्रदाय ने सुयान को चुनने का अधिकार नहीं दिया, बस उसे मिशन के लिए आने की सूचना दी। ऐसा लगता है कि इस बार बुरी नीयत आ रही है। बेशक सुयान को डर या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि यह थोड़ा शर्मनाक था कि एक बार जब वे बाहर हो गए तो बड़ा बेवकूफ कैओस संप्रदाय निश्चित रूप से अनुदान बंद कर देगा। दादी माँ, कोई आपके स्वामी होने का दावा कर रहा है और आपसे मिलना चाहता है। ये परिवार के बाहर एक साधारण सा किसान बिना किसी बदलाव के ये परिवार की विशाल जमीन को देख रहा था। वह बिल्कुल शांत था, जाहिर है कोई साधारण इंसान नहीं। यह व्यक्ति वू जियांग के पूर्वज के अनगिनत अवतारों में से एक था। अराजकता संप्रदाय द्वारा उस पर लगाए गए अवरोध के बारे में सोचते हुए वू जियांग के पूर्वज ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। यद्यपि उनके अवतार का साधना स्तर उनके मुख्य शरीर जितना ऊंचा नहीं था, फिर भी संदेश पहुंचाना या ऐसा कुछ करना बहुत सरल था। सुयान जल्दी से दरवाजे पर आई और साधारण दिखने वाले साधक को देखते ही उसने तुरंत उसे वुशियान के पूर्वज के अवतार के रूप में पहचान लिया। उनकी आभा बिल्कुल एक जैसी थी। गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? सुयान ने पूछा। अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें नुकसान होगा, वू जियांग के पूर्वज ने असहाय होकर कहा। उनकी आंखों में भोग का भाव झलक रहा था। वह इसमें मदद नहीं कर सकता था। आखिरकार वू जियांग के पूर्वज का केवल एक ही शिष्य था, सुयान। प्रारंभ में वू शियांग के पूर्वज ने केवल उसकी योग्यता के कारण ही सुयान को अपना शिष्य स्वीकार किया होगा, लेकिन धीरे धीरे भावनाएं विकसित हुईं। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि सुयान काफी उत्कृष्ट था और उसने वू शियांग के पूर्वज के प्रति पर्याप्त सम्मान दिखाया था, जिसके कारण वह इस शिष्य को पसंद करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने जीवन में कई गलत काम किए थे, लेकिन वह वास्तव में सुयान की परवाह करता था। क्या किसी ने तुम्हें कुछ करने के लिए सूचित किया है? हाँ, सुयान ने बस सिर हिलाया, इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वे चाहते हैं कि आप ये परिवार को संभालें। वुशियांग के पूर्वज ने अत्यंत असहाय महसूस करते हुए आह भरी। वह उसके गुरु होने के नाते ऐसा होने से नहीं रोक सकते थे और किसी भी तरह से अपने शिष्य की मदद नहीं कर सकते थे। क्या आपने अपना कदम उठाने के बाद इसके परिणामों पर विचार किया है? सुयान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे और वह केवल अपना सिर नीचे कर सकी। यदि सुयान वास्तव में कैओस संप्रदाय का एक गुप्त एजेंट था तो इस स्थिति में वास्तव में कोई रास्ता नहीं होगा। चाहे वह कुछ करे या नहीं, उसे अंततः अपमान ही सहना पड़ेगा। अराजकता संप्रदाय के प्रति पंगु ब्रह्मांड के वर्तमान रवैये को देखते हुए यदि सुयान की पहचान की पुष्टि हो जाती तो वे निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ते। अब आपके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो तुरंत भाग जाओ या खुले तौर पर खुद को घोषित करो। अराजकता संप्रदाय में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आप पर उनका प्रतिबंध बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यह सुनकर सुयान ने अचानक अपना सिर उठाया और वू जियांग के पूर्वज को आश्चर्य से देखा। गुरुजी, आपको तो सब पता था। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे कैसे पता नहीं? वू जियांग के पूर्वज ने चिढ़कर जवाब दिया। एक बूढ़ी लोमड़ी जो 10 लाख से अधिक वर्षों तक जीवित रही थी, उसे सुयान द्वारा धोखा नहीं दिया जा सका। वू शियांग के पूर्वज ने उसका पर्दाफाश नहीं किया था। इसका कारण पूरी तरह से सुयान के गुरु के रूप में उनकी भूमिका थी।
वू शियांग के पूर्वज ने मन ही मन सोचा कि यदि उन्होंने सुयान को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले उसके असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया होता तो क्या वह उसके साथ व्यवहार करते। इसका कोई उत्तर कभी नहीं होगा, क्योंकि वू शियांग के पूर्वज अपने अच्छे शिष्य के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते थे। हे गुरुजी, मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। सुयान अजीब तरह से हंसी, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इन सभी वर्षों में उसका प्रदर्शन व्यर्थ रहा। गुरुजी, मैं कैओस संप्रदाय को नहीं छोड़ सकता, और अगर आप छोड़ सकें तो अच्छा होगा। उनके साथ रहकर आप कभी नहीं बच पाएंगे। वू शियांग के पूर्वज पश्चाताप से भर गए। उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उन्हें कैओस संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उस समय वू जियांग के पूर्वज के लिए उनके पास अराजकता संप्रदाय को अस्वीकार करने की कोई योग्यता नहीं थी, और अब भी वह अराजकता संप्रदाय के बहुत सारे रहस्यों को जानता था और वे उसे जाने नहीं देंगे। सुयान ने मोटे तौर पर वू जियांग के पूर्वज की स्थिति का अनुमान लगाया और अचानक उसके मन में एक विचार आया। शायद ये फैन वू जियांग के पूर्वज की समस्या को हल कर सकता है। इस तरह भले ही सुयान ने कैओस संप्रदाय छोड़ दिया हो, ये परिवार अभी भी कैओस संप्रदाय की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। गुरु, अगर कोई आप पर लगी निषिद्ध मुहर हटा दे तो क्या आप अराजकता संप्रदाय छोड़ सकते हैं? वू जियांग के पूर्वज को अंदरूनी जासूस बनाने का प्रयास करते हुए सुयान पूरी तरह से इसमें शामिल था। यह सुनकर वू शियांग के पूर्वज आश्चर्यचकित हो गए और फिर आशा से बोले, क्या आप मुहर हटा सकते हैं? उस पर निशाना साधी गई मुहर सुयान के सामने बेअसर साबित हुई। क्या ये शियाओ के पास मुहर हटाने की कोई अनोखी क्षमता हो सकती है? मैं नहीं कर सकती। सुयान ने अपना सिर हिलाया। वू शियांग की पूर्वज अवाक रह गईं। यदि वह असमर्थ थीं तो उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पति शायद कर सकते हैं। उन शब्दों ने एक बार फिर वू जियांग के पूर्वज में आशा की किरण जगा दी। ये परिवार के मुखिया ये फैन को नजरअंदाज करना मुश्किल था। वर्तमान में ये फैन वास्तव में पूरे पंगु ब्रह्मांड में एक प्रमुख व्यक्ति था। दानव बीज की पहेली को हल करने के बाद, जिसे ताओवादी पूर्वज भी नहीं सुलझा सके थे, उन्होंने अपने परिवार को कम से कम अल्पावधि के लिए अछूत बना दिया। यह तथ्य कि ये फैन अपनी मुहर जारी करने में सक्षम था, वू जियांग के पूर्वज को आश्चर्यचकित नहीं करता था। मैं उससे पूछूंगा। बिना देरी किए सुयान सीधे ये फैन के पास गई और वू जियांग के पूर्वज को जासूस में बदलने का अपना विचार व्यक्त किया। स्वाभाविक रूप से ये फैन ने इस विचार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अराजकता संप्रदाय रहस्य में डूबा हुआ था, यह एक जासूस के लिए फायदेमंद होगा। मैं वू जियांग के पूर्वज से मिला हूं। दरअसल ये फैन की वू शियांग के पूर्वज से यह पहली मुलाकात नहीं थी। ये फैन की अराजकता भरी दुनिया में भी वू शियांग के पूर्वज का एक अवतार मौजूद था। मुझे विश्वास है कि पैट्रियार्क ये ठीक हैं। वू जियांग के पूर्वज ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ये फैन के साथ बैठकर शांति से बातचीत करेंगे। वू शियांग के पूर्वज, क्यों न मैं पहले आपकी मुहर उठाने का प्रयास करूं? ठीक है। वू शियांग के पूर्वज ने कोई आपत्ति न करते हुए सिर हिलाया। ये फैन ने अपना हाथ बढ़ाया, वू जियांग के पूर्वज की पीठ पर दबाव डाला और एक बल उसकी आत्मा के सागर की ओर प्रवाहित हुआ। जल्द ही उन्होंने वू जियांग के मुख्य शरीर के पूर्वज की आत्मा के भीतर अंकित निषिद्ध मुहर की खोज की। यह मुहर अविश्वसनीय रूप से जटिल थी, ऐसा कुछ जिसका सामना ये फैन ने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन अपरिचितता का मतलब यह नहीं था कि वह इसे हटा नहीं सकते थे। इसके अलावा ये फान को एक आशाजनक खोज मिली। यह मुहर पूरी तरह से अराजक शक्ति से बनी थी, जो दानव बीज से काफी मिलती जुलती थी। दूसरों के लिए अराजक शक्ति अप्राप्य हो सकती है, लेकिन ये फैन के लिए यह सीधा था। इसमें कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। ये फैन को बस सील के भीतर की अराजक शक्ति को निकालना था और इससे सील की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। तुम्हें यकीन है? वू जियांग के पूर्वज असामान्य रूप से उत्साहित थे, लेकिन उन्हें संदेह था कि एक अमर सम्राट ये फैन उस समस्या को कैसे हल कर सकता है जिसे एक ताओवादी पूर्वज नहीं सुलझा सका। मुझे तुम्हें धोखा देने का कोई मतलब नहीं है। ये फैन ने जोर लगाया और सील थोड़ी ढीली हो गई। अन्य लोग ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन वू शियांग के पूर्वज, जो 10 लाख वर्षों से इस सील के जाल में फंसे हुए थे, उन्हें इसका आभास अवश्य हुआ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वू शियांग के पूर्वज इतना जोर से हंसने लगे कि उनके गालों पर आंसू बहने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 लाख सालों से वह सील के जाल में फंसा हुआ था। अपनी आकर्षक छवि के बावजूद वह असल में अराजकता दानव देवता का कुत्ता ही था, एक ऐसा कुत्ता जिसे कभी भी मारा जा सकता था। अब आखिरकार उसे आजादी मिल सकती है। वह खुश क्यों न हो?
मुझे बदले में क्या देना होगा? अपने गुस्से के बाद वू जियांग के पूर्वज शांत हो गए। वह अच्छी तरह जानता था कि इतने बड़े उपकार के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। आप सुयान के मालिक हैं, हम बदले में कुछ नहीं चाहते। ये फैन पहले से ही अराजकता संप्रदाय की शक्ति को भंग करने की पहुंच से संतुष्ट था। गुरुजी, यदि आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारे ये परिवार में अतिथि एल्डर क्यों नहीं बन जाते? सुयान ने अचानक प्रस्ताव रखा। वू शियांग के पूर्वज ने जो कुछ पहले किया था, उसे देखते हुए यह असंभव था कि कोई अन्य शक्ति उसे अपने अधीन कर ले। यहाँ तक कि मानव कुल के क्षेत्र में रहने के लिए भी कुछ निश्चित विकल्प चुनने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जियाओयान के अनुसार वर्षों से वू जियांग के पूर्वज थक गए थे। अतिथि बुजुर्ग होने के कारण उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। किसी भी मामले में यह अराजकता संप्रदाय का सा बनने से बेहतर था। बिना किसी देरी के ये फैन ने तुरंत वू जियांग के पूर्वज के आत्मा के सागर में सील तोड़ना शुरू कर दिया। अराजक शक्ति के प्रत्येक अंश के निष्कासन के साथ मुहर अधिकाधिक कमजोर होती गई। अंत में मुहर ने पूरी तरह से अपनी शक्ति खो दी और वू जियांग के पूर्वज ने एक बार फिर अपनी पूरी स्वतंत्रता का आनंद लिया। मुहर अभी भी वहां थी, लेकिन अराजकता दानव भगवान भी इसकी पूर्ण निष्क्रियता को नोटिस नहीं कर पाते यदि वह इसे सक्रिय नहीं करते। वू शियांग के पूर्वज को अपने पास रखने का मकसद उन्हें अंदरूनी जासूस बनाना था। अगर पता चल गया तो वह जासूस की भूमिका कैसे निभा पाएगा? जियाओ यान, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। काम निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। वू शियांग के पूर्वज ने अराजकता संप्रदाय को तुरंत छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। अगर वह रुकते तो ही चीजें बदल सकती थीं। इसके साथ ही उन्होंने सुयान को एक जेड स्लिप भेंट की। जेड स्लिप में जीवन और मृत्यु के द्वार पर तैनात सभी जासूसों की सूची थी। चूंकि ताओवादी पूर्वज को विशेष रूप से जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए जासूसों को तैयार करने का काम सौंपा गया था, इसलिए यह सूची प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं था। अराजकता संप्रदाय को कभी संदेह नहीं होगा कि वू जियांग के पूर्वज उन्हें धोखा दे सकते हैं। वू शियांग के पूर्वज को सूची सौंपते समय कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। इतने वर्षों तक उसका शोषण किया गया, जिससे जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए परेशानियां पैदा हुई, जो उचित ही था। जेड स्लिप में रखी सूची को देखते हुए सुयान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। इस बार अराजकता संप्रदाय को एक महत्वपूर्ण झटका लगना तय था। कभी भी किसी पुराने क्षय को पार न करें, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। वुशियांग, इस बार संप्रदाय कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा शिष्य केवल बलि ही चढ़ा सकता है। मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे, वुशियांग के पूर्वज ने अराजकता संप्रदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंकाल पूर्वज को अभी भी वुशियांग को मनाना था। मैं सहमत हूँ। वुशियांग के आमतौर पर अनिच्छुक पूर्वज अचानक बोल पड़े। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वे सहमति जता रहे हों। अस्थि पूर्वज बहुत खुश हुए। अगर वुशियांग के पूर्वज मान गए तो इस बार उनकी योजना जरूर कामयाब हो जाएगी। इसके बाद उन्हें बस सुयान के ये फैन पर कदम रखने का इंतजार करना था। ये परिवार की बाधा के बिना दानव बीज परियोजना आगे बढ़ सकती है। जिस गति से अराजकता दानव भगवान जागते थे, वह भी तेज और तेज होती जाती थी। दूसरी ओर ये फैन वू जियांग के पूर्वज द्वारा प्रदान की गई सूची लेकर स्क्वायर इंच पर्वत पर पहुंच गया था। गुरुजी, यह वू शियांग के पूर्वज की जीवन मृत्यु के द्वारों की सूची है। देखते हैं हम इन लोगों से कैसे निपटते हैं। ये फान की आंखों में खूनी इरादे भर गए। इन प्राणियों ने, जिन्होंने मानव कुल को धोखा दिया था, अब अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं थी। यह सूची आपको वू जियांग के पूर्वज ने दी थी। बोधि वृद्ध पूर्वज थोड़ा उलझन में थे। वू शियांग के पूर्वज कौन थे? उनके युग का एक व्यक्ति, अराजकता संप्रदाय का एक उच्च पदस्थ अधिकारी। ऐसा व्यक्ति ये फैन को यह सूची कैसे सौंप सकता है? क्या यह एक जाल हो सकता है? वर्षों से बोधि प्राचीन पूर्वज ने वू शियांग के महत्वपूर्ण पूर्वज को खोजने और मारने की एक से अधिक बार कोशिश की थी, लेकिन वू शियांग के पूर्वज उनके अनेक अवतारों के कारण का पता लगाना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि कैओस संप्रदाय मुख्यालय में भी कोई नहीं जानता था कि वू जियांग का असली पूर्वज कौन सा अवतार था। ये फैन के पास बोधि पूर्वज को सारी घटना बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सुयान की गुप्त गतिविधियों को भी कबूल कर लिया। यदि इस बार अराजकता संप्रदाय ने उसे बहुत दूर नहीं धकेला होता और उसे अपना पर्दाफाश करने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो संभवतः उन्हें वू जियांग के पूर्वज को बदलने का मौका नहीं मिलता। ये फैन का वृत्तांत सुनने के बाद बोधि के पुराने पूर्वज भी ये फैन की सरलता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। केवल उसका शिष्य ही वू शियांग के पूर्वज जैसे व्यक्ति को प्रभावित करने में कामयाब हो सकता था।
यह कदम वास्तव में अराजकता संप्रदाय के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि ये फैन की उपलब्धियां अभी गुप्त ही रहेंगी। मानव कुल में अभी भी कई अराजकता संप्रदाय के सदस्य थे, यहां तक कि ताओवादी वर्ग में भी। बोधि प्राचीन पूर्वज को पूरा विश्वास था कि अराजकता संप्रदाय ने ताओवादी पूर्वजों के बीच भी घुसपैठ कर ली है। दुर्भाग्य से सूची में सर्वोच्च स्थान वाला व्यक्ति केवल अमर सम्राट क्षेत्र से था। वहां कोई ताओवादी पूर्वज नहीं थे। बहरहाल यह सूची अमूल्य थी। उस पर मौजूद गद्दारों का मानव कुल में महत्वपूर्ण स्थान था। कुछ तो ताओवादी पूर्वजों के शिष्य भी थे। किसी को पता नहीं था कि वे कब बदल गए या ताओवादी शिष्य बनने के बाद बदले गए। बोधि प्राचीन पूर्वज ने इन्हें एक साथ खत्म करने के बजाय धीरे धीरे खत्म करने की योजना बनाई थी। अगर वे सब एक साथ मारे गए तो वूशियांग के पूर्वज की सच्ची निष्ठा जाहिर हो जाएगी। अराजकता संप्रदाय मूर्ख नहीं था। वूशियांग के पूर्वज को अराजकता संप्रदाय के भीतर रखने का मूल्य मानव कुल में एक और ताओवादी पूर्वज को जोड़ने से कहीं अधिक था। छोटे फैन, जब हम अराजकता संप्रदाय का सफाया कर देंगे तब तुम्हारी उपलब्धियां सभी को पता चल जाएंगी, बोधि वृद्ध पूर्वज ने लज्जित होकर कहा। ये फान चाहते थे कि वह बोधि के पुराने पूर्वज इस बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने का श्रेय लें, जबकि उनके शिष्य को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। बोधि प्राचीन पूर्वज के विचार में यह पूर्णतः अनुचित था। हालांकि ये फान ने इसे लापरवाही से टाल दिया। उन्हें ऋण की चिंता नहीं थी। जब तक वे अराजकता संप्रदाय को खत्म कर सकते थे और ये परिवार को शांतिपूर्वक विकसित होने दे सकते थे, वह पर्याप्त था। ये फैन के लिए प्रसिद्धि बिल्कुल बेकार थी। अब से बोधि पुरखे ही सब कुछ संभालेंगे। ये फैन को एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी काम के ये फैन तुरंत ये परिवार के पास वापस लौट आया और कैओस रक्त की गोलियां बनाना जारी रखा। जैसे जैसे ये परिवार का विस्तार हुआ, कैओस रक्त की गोलियां बनाने वाले कीमियागरों की संख्या में वृद्धि हुई और उत्पादन में तेजी आई। इस दर से अराजकता दानवों का लगभग 1000 वर्षों में उन्मूलन हो जाएगा। मेजबान, दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए बधाई। परिवार की जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। कार्य पूरा हो गया। आप अभी इनाम का दावा कर सकते हैं। अंततः परिवार की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच गई। विभिन्न परिवारों द्वारा भेजी गई प्रतिभाओं की बड़ी आमद के कारण ये परिवार की जनसंख्या तेजी से बढ़ने में सक्षम हुई। सिस्टम, इनाम का दावा करो। बधाई हो खिलाड़ी। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पारिवारिक कार्ड, ताओवादी पूर्वज प्रतिभा, अराजकता, कैओस कार्ड। वर्तमान में ये फैन को प्राप्त हुआ सर्वोच्च रैंक वाला कार्ड है। ताओवादी पूर्वज प्रतिभा के साथ ये परिवार की योग्यता अंतःपंगु ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच गई है। हर किसी में ताओवादी पूर्वज बनने की क्षमता होती है। अगर यह बात दूसरी शक्तियों को पता चल जाए तो वे शायद डर के मारे मर जाएंगे। इसे एक छोटे लक्ष्य की प्राप्ति माना जा सकता है। हालांकि यह खोज केवल ये परिवार ने ही नहीं की। वास्तव में ये परिवार की जनसंख्या वृद्धि धीमी मानी जाती है। दीर्घायु संप्रदाय, हजारों पत्तियां अकादमी और दयु अमर राजवंश, ये परिवार की ये 3 संबद्ध शक्तियां सबसे तेजी से विकसित हो रही हैं। जो लोग ये परिवार में शामिल होना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर नहीं मिला, उनके लिए ये 3 शक्तियां सर्वोत्तम विकल्प बन गई हैं। चाहे शरण लेने की बात हो या कृतज्ञता प्रकट करने की, प्रतिदिन अनेक साधक इन 3 शक्तियों में से किसी एक में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। बेशक हर कोई इन 3 शक्तियों में शामिल नहीं हो सकता। ये जिन्हाई जैसे लोगों के लिए योग्यता और ऐसी चीजें प्राथमिक चिंता का विषय नहीं हैं, बल्कि उनका ध्यान चरित्र की मजबूती पर है। उन्हें यकीन है कि इन साधकों के बीच जो उनकी सेना में शामिल होना चाहते हैं, कैओस संप्रदाय ने जासूस तैनात कर रखे होंगे। इसलिए उन्होंने ये फैन को ढूंढा और किसी के चरित्र का पता लगाने के लिए एक संरचना स्थापित की। यद्यपि ये फैन का एरे मास्टर स्तर अभी भी ताओवादी रैंकिंग के शिखर पर है, लेकिन उसने जो संरचना तैयार की है वह अमर सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के चरित्र का पता लगाने के लिए पर्याप्त है। जहां तक ताओवादी पूर्वजों का प्रश्न है, यह असंभव है कि वे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी 3 सेनाओं को एक साथ मिलाएंगे। और कैओस संप्रदाय के जासूसों के पास मूलतः गठन जासूस से गुजरने का कोई मौका नहीं है। जो कोई भी मानव कुल के साथ विश्वासघात करेगा वह सभ्य व्यक्ति नहीं है। पूरा ये परिवार फल फूल रहा है। इस बीच अराजकता संप्रदाय हमेशा ये परिवार पर नजर रखे हुए है, उससे किसी भी खबर का इंतजार कर रहा है। यदि सुयान कोई कदम उठाती है तो वे तुरंत स्थिति का पता लगा सकते हैं। बेशक उन्हें सुयान के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है, वे बस ये फैन के दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद कैओस डेमन सीड योजना को फिर से शुरू करना चाहते हैं।
हाल ही में अराजकता राक्षसों की संख्या में कमी आई है और उनकी ऊर्जा अपर्याप्त है। उनकी योजना बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन जब सुयान को दिया गया अल्टीमेटम बीत गया तो सुयान उनके द्वारा दिए गए निर्देशांक के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंची। उन्होंने सुयान के लिए एक ऐसा जहर तैयार किया था जो एक ताओवादी पूर्वज को मार सकता था। उन्हें उम्मीद थी कि सुयान इस जहर का इस्तेमाल करके ये परिवार के ज्यादातर साधकों को मार डालेगा। लेकिन अब सुयान न तो दिखाई दी और न ही उसने ये फैन को जहर देने की कोशिश की। क्या हो रहा है? क्या सुयान को डर नहीं है कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी? अस्थि पूर्वज सुयान के इरादों को समझ नहीं सका। वुशियांग, सुयान के शरीर में तुम्हारी मुहर होनी चाहिए, है ना? अस्थि पूर्वज ने वुजियांग के पूर्वज की ओर मुड़कर पूछा। वुशियांग के पूर्वज ने सिर हिलाया और उनके हाथ की एक लहर के साथ एक सितारा नक्शा सभी के सामने प्रकट हुआ। यह तारा मानचित्र अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से भरा हुआ था। शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी, बिंदु उतना ही अधिक चमकीला होगा। वुशियांग के एक बिंदु के साथ सुयान का प्रतिनिधित्व करने वाला बिंदु स्वचालित रूप से बड़ा हो गया और सभी के सामने प्रकट हो गया। यह सुयान पर लगी मुहर है। स्टार मैप ने यानहुआंग क्षेत्र में सुयान का स्थान दिखाया, जो उनके पास मौजूद जानकारी के समान था। सुयान को अंतिम चेतावनी दो, अगर वह कार्रवाई नहीं करती है तो उसे सीधे मार दो। वुजियांग के पूर्वज ने सबके सामने सुयान से संपर्क किया। सुयान, तुम्हारा क्या मतलब है? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम ये परिवार में हो, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं। उदास चेहरे वाले ब्लैक क्लाउड दाउजू को पहले ही आभास हो गया था कि उनकी योजना विफल होने वाली है। सुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल एक ठंडा अपमान किया और फिर संचार काट दिया। उसे मार डालो, अभी मार डालो। अस्थि पूर्वज अब अपना क्रोध रोक नहीं सका। भले ही उनकी योजना विफल हो गई, फिर भी वह सुयान को मारने के लिए दृढ़ था। वुशियांग के पूर्वज इन जासूसों के जीवन और मृत्यु पर पूर्ण अधिकार रखते थे। यह तथ्य कैओस संप्रदाय को अच्छी तरह ज्ञात था। अब उनका लक्ष्य वुजियांग के पूर्वज को प्रतिबंध मंत्र के माध्यम से सीधे सुयान को मारना था। भले ही वे इसे पूरा न कर सकें, लेकिन वे सुयान को भागने नहीं दे सकते थे। वुशियांग के पूर्वज ने मना नहीं किया। उन्होंने तुरंत प्रतिबंध मंत्र को नियंत्रित कर लिया, उसे विस्फोटित कर दिया, जिसका उद्देश्य सुयान की आध्यात्मिक आत्मा को नष्ट करना था। हालांकि वुजियांग के पूर्वज ने इसे कैसे भी सक्रिय किया, प्रतिबंध मंत्र ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। वुजियांग ने इस परिणाम की आशा की थी। यदि उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता तो सुयान जासूस के रूप में जीवन और मृत्यु के द्वार में कैसे घुसपैठ कर सकती थी। वुशियांग के पूर्वज को संदेह था कि यह केवल सुयान के प्रतिबंध मंत्र के असफल होने से अधिक हो सकता है, और यह भी संभव था कि सुयान द्वारा लाए गए जासूसों के लिए उन्होंने जो तरीके छोड़े थे वे भी अप्रभावी थे। वुशियांग के पूर्वज इस परिणाम को जानते थे, लेकिन अन्य कोई नहीं जानता था। आधे दिन तक कोई प्रतिक्रिया न देखकर उन्होंने सोचा कि वुजियांग सुयान को मारने के लिए अनिच्छुक था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं कोशिश कर सकते हैं। वो शियांग के पूर्वज ने स्वयं इसका परीक्षण करने के लिए सीधे ही अस्थि पूर्वज को नियंत्रण सौंप दिया और एक बनावटी क्रोधित अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, जैसे कि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अस्थि पूर्वज ने नजर घुमाई और प्रतिबंध मंत्र को सक्रिय करने के लिए देव और दानव युद्धभूमि में मौजूद एक जासूस को चुना। जासूस अचानक अकड़ गया और फिर उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जिससे स्पष्ट संकेत मिला कि उसकी आध्यात्मिक आत्मा चकनाचूर हो गई थी और जीवन ने उसे छोड़ दिया था। यह देखकर अन्य जासूस डर गए। उन्होंने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अगला जासूस उनका ही न हो जाए। समय समय पर लोग गिर जाते थे। अस्थि पूर्वज ने कई बार इसका परीक्षण किया और अंततः पुष्टि की कि यह वुशियांग की चाल नहीं थी, बल्कि सुयान की कोई अज्ञात विधि थी जिससे प्रतिबंध मंत्र अप्रभावी हो गया था। अस्थि पूर्वज, देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। अंत में अस्थि पूर्वज ने सारा दोष वुजियांग पर मढ़ दिया। यह देखकर कि वुशियांग के पूर्वज ने खंडन नहीं किया, अस्थि पूर्वज ने चुपके से सिर हिला दिया। ऐसी स्थिति में कोई बलि का बकरा तो होना ही था, और वुजियांग सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि उसने वुजियांग की आंखों में ठंडक नहीं देखी, क्योंकि उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। इस बिंदु पर वे सभी जानते थे कि सुयान वास्तव में कभी भी कैओस संप्रदाय में शामिल नहीं हुई थी और वह एक अंडरकवर एजेंट थी। यदि वे सुयान की पहचान उजागर कर दें तो इससे सुयान को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। पिछले कुछ वर्षों में सुयान अराजकता संप्रदाय में घुसपैठ करने वाला पहला जासूस था। सुयान के हस्तक्षेप के बिना उनके पास अस्थायी रूप से ये परिवार से निपटने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्हें इसे जाने देना पड़ा। यद्यपि कैओस
संप्रदाय अब बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है, लेकिन वे अच्छी तरह से समझते थे कि आमने सामने की लड़ाई में वे पंगु ब्रह्मांड की असंख्य शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं थे। यदि देव और दानवों के बीच युद्ध न होता तो वे बहुत पहले ही पराजित हो चुके होते। ये परिवार से निपटा जाना चाहिए। हर कोई रास्ता सोचो। अराजकता दानव 20 की योजना ऐसे ही समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह अराजकता दानव भगवान के पुनरुद्धार की प्रगति से संबंधित है। यदि इसमें देरी हुई तो इन सबका अंत बुरा होगा। जबकि अराजकता संप्रदाय इस बात पर विचार कर रहा था कि ये परिवार से कैसे निपटा जाए, दूसरी ओर बोधि पुराने पूर्वज ने भी अपनी योजना को गति प्रदान कर दिया था। किसी को भी सूचित किए बिना बोधि पुराने पूर्वज ने एक एक करके अराजकता संप्रदाय के जासूसों के सपनों में घुसपैठ करने के लिए अपनी स्वप्न हेरफेर तकनीकों का इस्तेमाल किया। ये फैन के अलावा जो कोई भी योजना जानता है, वह इसे कैओस संप्रदाय तक लीक कर सकता है। अपने आप कार्य करना सबसे सुरक्षित तरीका था। बोधि की विधि से अराजकता संप्रदाय के इन साधारण सदस्यों से निपटना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। अगले दिन अनगिनत लोगों ने पाया कि उनके कई विश्वसनीय मित्र और अधीनस्थ साधक फिर कभी नहीं जागे। यह विधि शीघ्र ही बोधि प्राचीन पूर्वज से जुड़ गई। उनका विशिष्ट दिव्य नियम 3 लोकों का स्वप्न। पंगु ब्रह्मांड के अन्य ताओवादी पूर्वजों के बीच कोई रहस्य नहीं था, लेकिन बोधि प्राचीन पूर्वज ने एक ही समय में इन सभी लोगों को मारने के लिए 3 लोकों के स्वप्न का उपयोग क्यों किया? मारे गए साधकों में न केवल मानव कुल के सदस्य थे, बल्कि अन्य जातियों के प्राणी भी थे। बोधि पुराने पूर्वज ने उन्हें ज्यादा देर तक असमंजस में नहीं रखा और जल्दी ही यह खबर घोषित कर दी कि वे कैओस संप्रदाय के गुप्त एजेंट थे। और उनकी वस्तुओं से पता चला कि उनमें से बहुत सी वस्तुएं कैओस संप्रदाय से जुड़ी हुई थीं। इन साक्ष्यों ने उनकी पहचान की पुष्टि की, ठीक वैसे ही जैसे बोधि प्राचीन पूर्वज ने कहा था। कई लोगों ने मन ही मन राहत की सांस ली। उन्हें खुशी हुई कि इन गुप्त एजेंटों को बोधि ओल्ड एंसेस्टर ने खोज लिया, अन्यथा सबसे पहले प्रभावित वे ही होते। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कैओस संप्रदाय के जासूस उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वे उनके मित्र या विश्वासपात्र थे। विभिन्न संकेतकों से पता चलता है कि मानव कुल के साथ विश्वासघात करने के बाद ये साधक मानव नहीं रहे। साथ ही वे अराजकता संप्रदाय की शक्ति पर भी चकित थे। इतने सारे लोग विभिन्न जातियों में घुसपैठ कर चुके थे, फिर भी उन्हें इसकी जरा सी भी जानकारी नहीं थी। बोधि प्राचीन पूर्वज सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। कई लोगों ने प्रशंसा से आह भरी, क्योंकि इन सभी जासूसों की खोज स्वयं बोधि प्राचीन पूर्वज ने की थी। सबसे बड़ा योगदानकर्ता ये फैन पहले ही गुमनामी में खो चुका था, क्योंकि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं था। पंगु ब्रह्मांड की अन्य शक्तियों के लिए कैओस संप्रदाय का कमजोर होना एक बड़ी राहत थी। हालांकि कैओस संप्रदाय के लिए यह असहनीय दर्द था। ये परिवार द्वारा कैओस दानव 20 की योजना में गड़बड़ी करने के कारण कैओस संप्रदाय को पहले से ही काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब सभी जासूसों का अचानक सफाया अराजकता संप्रदाय के लिए असहनीय था। सूची किसने लीक की? अस्थि पूर्वज की आंखें लाल हो गईं और वे अराजकता संप्रदाय के कई सदस्यों को देख रहे थे। यदि इसमें कोई अंदरूनी व्यक्ति शामिल नहीं है तो इतनी विस्तृत सूची को लीक करना लगभग असंभव है। कई वरिष्ठ सदस्यों ने वूशियांग के पूर्वज पर संदेह व्यक्त किया, क्योंकि केवल उन्हीं के पास सबसे विस्तृत सूची थी। हालांकि कई ताओवादी पूर्वजों को यह स्पष्ट था कि लीक का वूजियांग का पूर्वज होना लगभग असंभव था। इन सभी ताओवादी पूर्वजों के आत्मा सागर में दानव भगवान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। यदि वे ऐसा कुछ करते हैं तो यह वस्तुतः मृत्यु की मांग करना होगा। केवल वही लोग संभावित रूप से जानकारी लीक कर सकते थे जो उनके नीचे थे। अस्थि पूर्वज को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे अराजकता संप्रदाय एक छलनी में बदल रहा था। क्या कैओस संप्रदाय घुसपैठ करने में सबसे कुशल नहीं था? पंगु ब्रह्मांड इतना पेशेवर कब बन गया? बार बार आने वाले संकटों के कारण अराजकता संप्रदाय तनावग्रस्त हो गया। अधिकांश मामले अब उच्चतम स्तर पर ताओवादी पूर्वजों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, जिन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता था। नीचे के किसानों के अधिकार लगातार कम होते जा रहे थे। अराजकता संप्रदाय की 2 शक्तियों में से जीवन और मृत्यु के द्वार केवल कुछ ही बचे थे। शेष बची शक्ति यिन और यांग द्वार कोई घटना नहीं कर सकती। जीवन और मृत्यु के द्वार की घटना के कारण वूशियांग के पूर्वज की शक्ति कम हो गई थी और वह जो कार्य कर सकता था वह कम होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर अन्य क्षेत्रों में घुसपैठ शुरू कर दी। अनजाने में ही वूशियांग के पूर्वज को अधिक से अधिक रहस्य ज्ञात होने लगे। यहाँ तक कि यिन और यांग द्वार की सूची भी अब वूशियांग के पूर्वज के हाथों में पहुंच गई थी। लेकिन उन्होंने इसे नहीं छिपाया और तदनुसार कार्य किया।
अराजकता संप्रदाय की बढ़ी हुई सतर्कता के साथ यदि वू जियांग के पूर्वज फिर से कार्य करते हैं तो वह वास्तव में जोखिम में पड़ जाएंगे। यदि वह कार्रवाई भी करेगा तो वह तभी करेगा जब वह पूरी तरह से विदा होने वाला होगा। समय समय पर अमर सम्राट क्षेत्र की आभा ये परिवार से निकलती रहती थी। कैओस स्तरीय प्रविष्टि के जुड़ने से ये परिवार के साधकों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। स्वाभाविक रूप से उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा। इस दौरान ये परिवार को भेजे गए संसाधनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। भले ही उनका एक छोटा सा प्रतिशत ही इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन खेती में काफी सुधार हुआ। सुयान, ये जिनतियन, ये जिन्हाई और अन्य लोग भी अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अमर सम्राट के दायरे में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगेगा। जहां तक 10,000 वर्ष की सीमा आने से पहले ताओवादी पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने की बात है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले कार्यों के लिए पुरस्कार पर्याप्त उदार हैं या नहीं। दूसरी ओर दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के भीतर चुड़ैल दुनिया में दो चुड़ैल सम्राट क्षेत्र आभाओं के प्रसार के साथ ये जिनक्यू और ये किंग के साधना स्तर भी अंततः चुड़ैल सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए थे। अब वे केवल इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि जिस दाव को उन्होंने समझा था वह स्वर्गीय दाव का मूल सिद्धांत था। यद्यपि उनके पास जन्मजात आध्यात्मिक वस्तुएं नहीं थीं, फिर भी वे चुड़ैल जनजाति की दो शक्तिशाली पूर्वज चुड़ैलों का स्थान रखती थीं, गोंग गोंग और झूरोंग, जिन्होंने अग्नि और जल के स्वर्गीय दाव के मूल सिद्धांत को नियंत्रित किया। दोनों के लिए स्वर्गीय दाव के मूल सिद्धांत को समझना स्वाभाविक था। साधना में सफलता ने उनके पूर्वज चुड़ैल वंश को समृद्ध बना दिया। शक्तिशाली पदों के साथ उनकी उन्नति स्वाभाविक रूप से एक औसत किसान की तुलना में अधिक तेज थी। जिनक्यू जियोकिंग, आप आखिरकार सफल हो गए। वू चांग, जो बाहर से उनकी रक्षा कर रहा था, सबसे पहले वहां पहुंचा और उनकी मजबूत प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। थोड़े ही समय में उनकी साधना का स्तर एकमात्र पृथ्वी चुड़ैल से बढ़कर एक चुड़ैल सम्राट बन गया तथा वे उसके समान स्तर पर पहुंच गए। यद्यपि उनकी साधना का स्तर चुड़ैल सम्राट के चरम पर था और ये जिनक्यू और जियोकिंग केवल प्रारंभिक चरण में थे, वू चांग का मानना था कि उन्हें उससे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वू चांग ने महसूस किया कि उसके जीवन में सबसे भाग्यशाली काम यह था कि उसने दोनों को दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के दिव्य पुत्रों के रूप में स्थापित किया। पिछले आकाश चुड़ैल विश्व ने पूर्वज चुड़ैल वंश का उत्पादन किया था, लेकिन उनमें से किसी में भी ये जिनक्यू और शियाओ किंग जैसी मजबूत प्रतिभा नहीं थी। वू चांग को तो यह भी संदेह होने लगा था कि क्या उनकी रक्तवंशावली पूर्वज चुड़ैल क्षेत्र से आगे निकल गई है और क्या वे पंगु ब्रह्मांड के निर्माता पंगु के समान हैं, जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया है। सभी 12 पूर्वज चुड़ैलों में पंगु वंश का एक अंश शामिल था। चुड़ैल जनजाति ने भी खुद को पंगु का वंशज होने का दावा किया। केवल पंगु वंश ही उनकी साधना के स्तर में तीव्र प्रगति की व्याख्या कर सकता है। तुम दोनों अब चुड़ैल सम्राट के दायरे में पहुंच गए हो। तुम खुद को साधना में ही नहीं डुबो सकते। अब दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में महत्वपूर्ण पद संभालने का समय आ गया है। यद्यपि वे पहले से ही दिव्य डायन संप्रदाय के उप संप्रदाय स्वामी थे, लेकिन यह केवल नाम मात्र का था और उनके पास कोई ठोस अधिकार नहीं था। अब वू चांग उन्हें अधिकार हस्तांतरित करने की योजना बना रहा था, जिससे वे वास्तव में दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को नियंत्रित कर सकें। जहां तक खुद का सवाल है, वू चांग पहले से ही सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे थे। आखिरकार ये जिनक्यू और ये किंग एक विवाहित जोड़ा थे। वे तय कर सकते थे कि उनमें से संप्रदाय प्रमुख का पद कौन लेगा। दानव बीज की अराजकता ने न केवल मानव कुल के ब्रह्मांड को प्रभावित किया, बल्कि चुड़ैल जनजाति के ब्रह्मांड को भी प्रभावित किया, जिसका भी हाल अच्छा नहीं था। यद्यपि अब यह स्थिति बमुश्किल नियंत्रण में थी, तथापि दिव्य डायन संप्रदाय की शक्ति में काफी कमी आ गई थी। वर्तमान दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को एक ऐसे योग्य नेता की आवश्यकता थी जो उन्हें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सके और उनके पूर्व गौरव को पुनः स्थापित कर सके। जहां तक उम्मीदवार की बात है, दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि ये जिनक्यू और ये किंग उपयुक्त थे। पिछले कुछ वर्षों में दोनों को दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था। कोई विकल्प न होने के कारण ये जिनक्यू और ये किंग केवल वू चांग के प्रस्ताव पर सहमत हो सकते थे और धीरे धीरे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के मामलों को संभाल सकते थे। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वू चांग अभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकते, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उनकी साधना का स्तर वू चांग की तरह चुड़ैल सम्राट के शिखर तक नहीं पहुंच जाता। जल्द ही दोनों ने दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। ये जिनक्यू और ये किंग के लिए एक संप्रदाय को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल नहीं था। धीरे धीरे दिव्य डायन संप्रदाय की नींव लगातार बढ़ने लगी। चूंकि आकाशीय चुड़ैल दुनिया का आकार सीमित था,
दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के विकास के साथ अन्य शक्तियां स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएंगी। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोग थे पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय। जब तक ये जिनक्यू ने चुड़ैल सम्राट के दायरे में प्रवेश किया, तब तक इन दोनों संप्रदायों को पहले ही खबर मिल चुकी थी। हालांकि उस समय तक वे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब चूंकि उनके हितों को खतरा हो गया था, इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। दोनों द्वारा प्रदर्शित प्रतिभाओं ने दोनों संप्रदायों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। यदि वे बढ़ते रहे तो उन्हें प्रतिक्रिया करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उन्हें कभी संदेह नहीं था कि भविष्य में ये जिनक्यू और ये किंग अपनी प्रतिभा से उनसे आगे निकल जाएंगे। पूर्वजों, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। दोनों संप्रदायों के संप्रदाय गुरु ने अपने पूर्वजों की खोज की। चुड़ैल सम्राट, जो पूर्वज स्तर पर थे, को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। आक्रमण करना। दोनों सेनाओं के जादूगर सम्राटों ने ज्यादा देर तक हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने दिव्य जादूगर संप्रदाय के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया। केवल दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को समाप्त करके ही उनके दो संप्रदायों को आकाश चुड़ैल दुनिया में विकसित होने का मौका मिल सकता था। अन्यथा देरसवेर वे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के जागीरदार बन जाएंगे। चुड़ैल सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग किसी भी बल के भाड़े के सैनिक बनने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक कि वह बल चुड़ैल पूर्वज स्तर का न हो। दुर्भाग्यवश वे चुड़ैल पूर्वजों के दर्शन में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। यद्यपि डायन सम्राट शक्तिशाली थे, लेकिन डायन क्षेत्र के पूर्वजों की नजर में वे थोड़े अधिक शक्तिशाली चींटियां थीं। सम्राट क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोग ये फैन जितने शक्तिशाली नहीं हैं। हम 1 महीने में हमला करेंगे। डायन सम्राट के राज्य में जो ताकतवर लोग हैं वे हमें सौंप दिए जाएंगे, बाकी तुम्हारे पास रहेंगे। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय, एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा जा सकता। 1 महीने बाद दिव्य चुड़ैल संप्रदाय द्वारा प्रतिक्रिया देने से पहले ही उन पर सभी प्रमुख ताकतों द्वारा हमला कर दिया गया। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय पर हमला करने वालों में न केवल पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय शामिल थे, बल्कि कई छोटी ताकतें भी थीं, जो दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के खिलाफ एकजुट हुईं और हमला शुरू कर दिया। शायद वे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को विकसित होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनकी कार्रवाई अविश्वसनीय रूप से एकीकृत थी। भले ही दिव्य चुड़ैल संप्रदाय वर्तमान में आकाश चुड़ैल दुनिया में पहले स्थान पर था, पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय की तुलना में अंतर विशेष रूप से बड़ा नहीं था। जब वास्तविक हमला शुरू हुआ तो दिव्य चुड़ैल संप्रदाय ने अप्रत्याशित रूप से ज्यादा संघर्ष नहीं किया और पीछे हटना शुरू कर दिया। इतने सारे संप्रदाय एक साथ हमला कर रहे थे। जब तक दिव्य डायन संप्रदाय जवाब देता, हमलावर उनके द्वार तक पहुंच चुके थे। जिनक्यू, जियाओ किंग, अगर हम उन्हें रोक नहीं सकते तो तुम दोनों को पहले भागना होगा। जब तक तुम बचोगे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का नाश नहीं होगा। वो चांद की आवाज भारी थी, जाहिर है वह सबसे बुरे परिणाम की तैयारी कर रही थी। संप्रदाय गुरु, क्या स्थिति इतनी भयावह है? ये जिनक्यू बेफिक्र लग रही थी। लड़ाई तो बस लड़ाई थी और उसे डर नहीं लग रहा था। ये जिनक्यू के लिए साधना स्तर प्राप्त करना केवल लड़ाई जीतने के बारे में था। हालांकि ये किंग ने दिलासा देने की कोशिश की, संप्रदाय गुरु, स्थिति उतनी बुरी नहीं हो सकती जितनी हम सोच रहे हैं। हम दिव्य चुड़ैल संप्रदाय जरूरी नहीं कि हार जाए। यदि वह अभी भी रहस्यमय चुड़ैल चरण में होती तो ये किंग ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अब जब उसने अपने साधना स्तर में सफलता प्राप्त कर ली थी तो ये किंग और अधिक आत्मविश्वास से भर गई थी। आशा करते हैं उस क्षण पूरा दिव्य चुड़ैल संप्रदाय हिलने लगा। संप्रदाय की सुरक्षा व्यवस्था, जो चुड़ैल सम्राट क्षेत्र के हमलों का सामना कर सकती थी, भयंकर हमले के कारण टूट गई। वो चांद, आज दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का अंत है। दोनों विरोधी संप्रदायों के नेता ऊर्जा और हंसी से भरे हुए थे। वे वो चांद से ईर्ष्या करते थे, अब वे अपना बदला लेने की खुशी में थे। वो चांद की आभा बढ़ गई जब वह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के ऊपर आकाश में चला गया। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय से चुड़ैल सम्राट क्षेत्र के 2 शक्तिशाली लोग भी प्रकट हुए तथा विरोधी पक्ष के साधकों की भीड़ को घूरने लगे। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां सुखद नहीं थीं। चुड़ैल सम्राट क्षेत्र में 2 संप्रदाय, 4 व्यक्ति, यहां तक कि रहस्यमयी चुड़ैल क्षेत्र और संप्रभु जादूगरों की संख्या भी दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक थी। वर्तमान स्थिति के आधार पर दिव्य चुड़ैल संप्रदाय विनाश के लिए बाध्य था। यहां तक कि अकेले डायन सम्राटों के हमले भी उन्हें पराजित कर देते थे। वो हाई, बस करो बकवास। अगर लड़ना है तो लड़ो। आज मैं तुम सबको अपने साथ घसीटकर नीचे गिरा दूंगा। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के चुड़ैल सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी निगाह दूसरी ओर की शक्तिशाली चुड़ैलों पर घूम रही थी। यहां तक कि समान श्रेणी की चुड़ैलें भी चुड़ैल सम्राट की धमकी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं।
उनका सबसे बड़ा डर यह था कि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय उन्मत्त हो जाएगा और उन सभी को नीचे खींच लेगा। यही कारण है कि उन्होंने हमला करने के लिए अब तक इंतजार किया। वो म्यू ये जिंक्यू और ये किंग को सौंप दो और हम पीछे हट जाएंगे, वो हाई द विच सम्राट ने अपनी अंतिम पंक्ति बताई। उनका लक्ष्य हमेशा से दो चुने हुए लोगों को चुनना था। यदि वे सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें तो उन्हें दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि दो चुने हुए लोगों के बिना दिव्य डायन संप्रदाय अभी भी शक्तिशाली होता, लेकिन यह इतना दमनकारी अस्तित्व नहीं पैदा करता जिससे उनके अस्तित्व की जगह कम हो जाती। हाँ हाँ हाँ, वो हाई, तुम हमें अपने चुने हुए लोगों को सौंपने का सपना देखते हो? देखते हैं कि तुम में से कितने लोग आने वाली लड़ाई में बच पाते हैं। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय ने कभी भी ये जिनक्यू और ये किंग को आत्मसमर्पण करने की योजना नहीं बनाई थी। जब वे दोनों चुने हुए लोगों का पूर्ण समर्थन कर रहे थे तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि ऐसा दिन भी आ सकता है। उन्होंने आशा की थी कि दोनों की शक्तियों के विकसित हो जाने के बाद ही वे युद्ध करेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये दोनों संप्रदाय इतने अधीर हो जाएंगे और इतनी जल्दी युद्ध शुरू कर देंगे। वो म्यू, चूंकि यही बात है तो कहने को कुछ नहीं है। आज हमें बदतमीजी का इल्जाम मत दो। चुड़ैल सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की आभा फूट पड़ी, जिससे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय दबाव में झुक गया। लेकिन इस समय दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के शिष्यों को थोड़ा भी डर नहीं था। उनमें से प्रत्येक ने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे और अदम्य साहस के साथ विस्फोट कर रहे थे। दो संप्रदायों के शक्तिशाली साधकों का सामना करने के बावजूद वे सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि सम्राट को गिराने का साहस भी किया। इसी समय दो आकृतियां सबके सामने प्रकट हुईं और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये जिनक्यू और ये किंग को बाहर आते देख वो चांग तुरंत चिंतित हो गया। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? पीछे हटो। वे ये जिनक्यू और ये किंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध में मरने के लिए तैयार थे। यदि वे दोनों कुछ भी करें तो उनके सारे त्याग निरर्थक हो जाएंगे। दोनों चुड़ैल सम्राट समान रूप से चिंतित थे। वो म्यू चुड़ैल सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष की शक्ति का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य दोनों को तुरंत दूर भेजना था। हालांकि उसकी शक्ति के आगे ये जिनक्यू और ये किंग अप्रभावित रहे। सम्राट की शक्ति ये जिनक्यू और ये किंग को भगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपनी शक्ति का कोई प्रभाव न होते देख वो म्यू की आंखों में चमक आ गई। जो शक्ति अभी अभी उसका प्रतिरोध कर रही थी वह उसकी शक्ति से कमजोर नहीं थी। क्या यह ये जिनक्यू और ये किंग द्वारा उत्पन्न किया गया हो सकता है? इस बात का एहसास होते ही वो म्यू अचानक अपने संयम पर वापस आ गया। उसे लग रहा था कि आज कुछ अप्रत्याशित घटित होने वाला है, और इन अप्रत्याशित स्थितियों में ये जिनक्यू और ये किंग शामिल थे। ये जिनक्यू जहां समझने योग्य थी, वहीं ये किंग अपनी शांतचित्तता के लिए जानी जाती थी। अगर ये किंग को भरोसा नहीं होता तो वह आज नहीं आती। ये जिनक्यू ने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा जो लड़ने के लिए तैयार थे। चुड़ैल सम्राट के राज्य में 4 प्रतिद्वंद्वी। 2 बुजुर्ग 2 ले लेंगे, मास्टर 1 ले लेगा और उसके पास सिर्फ 1 बचेगा। अपने होठों को मोड़कर ये जिनक्यू ने अपना असंतोष प्रकट किया। केवल 1 वह किसके लिए पर्याप्त होगा? ऐसा नहीं होगा, उसे बाद में सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी ढूंढना होगा। चारों चुड़ैल सम्राटों को ये जिनक्यू की निगाहों के नीचे भय का एहसास हुआ। इस भावना ने उन्हें बेचैन कर दिया। यह दबाव कहां से आया? जल्द ही उनका ध्यान ये जिनक्यू की ओर आकर्षित हो गया। बिल्कुल नहीं। ये जिनक्यू तो संप्रभु जादूगरों के राज्य में बस एक साधक थी। चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह किसी जादूगरनी सम्राट को चुनौती देने की क्षमता तो नहीं रखती थी, है ना? यह अवश्य ही भ्रम होगा, ऐसा ही होगा। वो चांग, चूंकि वे स्वेच्छा से आगे आए हैं तो आप सभी अब भी क्यों आग्रह कर रहे हैं? पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से स्थिति को नहीं समझा था, यह सोचकर कि ये जिनक्यू और ये किंग ने स्वतंत्र रूप से कार्य करके दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की रक्षा करना चुना है। जिनक्यू, जियाओ किंग, पीछे हटो। हम इसे संभाल लेंगे। वो चांग ने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर ली थी। संप्रदाय गुरु, मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें मारने आया हूँ। वुल्फ फैंग क्लब, जो लंबे समय से ये जिनक्यू के हाथ से गायब था, एक बार फिर प्रकट हुआ। यह क्लब अब अतीत की ताओवादी कलाकृति नहीं रह गया था। इसे स्वयं ये फैन ने एक पवित्र कलाकृति में बदल दिया था, जिसे अब कैओस वुल्फ टूथ स्टिक कहा जाता है। वुल्फ टूथ क्लब के प्रकट होते ही सभी लोग दंग रह गए। न केवल उनके सामने बैठे 4 चुड़ैल सम्राट हैरान रह गए, बल्कि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के 2 चुड़ैल सम्राट भी अचंभित रह गए। एक पवित्र कलाकृति, इस देव बालक के पास यह क्यों है, जबकि वे भी ऐसी चीज पाने के योग्य नहीं हैं?
दो चुड़ैल सम्राट वू म्यू और वू हाई ने वू चांग को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को पवित्र कलाकृति कब प्राप्त हुई? वू चांग पूरी तरह से निर्दोष था। यदि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के पास कोई पवित्र कलाकृति होती तो उन्हें पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय की सनक को सहन करने की आवश्यकता नहीं होती। वह भी जानना चाहता था कि ये जिनक्यू ने अपनी पवित्र कलाकृति कहाँ से प्राप्त की थी। यद्यपि दोनों चुड़ैल सम्राट ये जिनक्यू की कलाकृति की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक थे, लेकिन वे जानते थे कि अभी इस पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं है। इस पवित्र कलाकृति के साथ ऐसा लग रहा था कि उन्हें आशा की एक किरण मिल गई है। चुड़ैल सम्राट क्षेत्र में एक पवित्र कलाकृति के साथ एक साधक संभावित रूप से चुड़ैल सम्राट क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सकता है। अफसोस की बात है कि यहाँ सिर्फ एक ही पवित्र कलाकृति है। अगर एक और होती तो बहुत अच्छा होता। लानत है, पवित्र कलाकृतियां गोभी नहीं हैं, एक का होना ही अपमानजनक है। दूसरी की चाहत में तुम क्या सपना देख रहे हो? ठीक उसी समय ये किंग के हाथ में एक साधारण सा 8 त्रिग्राम दर्पण प्रकट हुआ। लेकिन दर्पण से निकलने वाली आभा ने सभी को बता दिया कि यह साधारण सा दिखने वाला हथियार भी एक पवित्र कलाकृति थी। पवित्र कलाकृतियां कब से इतनी बेकार हो गईं? सबके मन में एक बड़ा प्रश्नचिन्ह उभर आया। दो पवित्र कलाकृतियां एक साथ प्रकट हो गईं, वे इसे कैसे संभालेंगे? दो प्रमुख संप्रदायों के 4 चुड़ैल सम्राटों की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने यह भी योजना बनानी शुरू कर दी थी कि पवित्र कलाकृतियों को आपस में कैसे बांटा जाए। अगले ही क्षण एक विशाल वुल्फ टूथ क्लब उनके चेहरे पर फेंक दिया गया। टकराना, अराजकता निर्माण मैनुअल। ये फैन ने 5-6 गहन कौशल और स्वर्ग और पृथ्वी के कानून को एक अद्वितीय हजारों पत्तियों अमर कानून भूमिका में मिश्रित किया जो ये परिवार के लिए उपयुक्त था। इसकी निस्संदेह शक्ति ये जिनसेन में प्रकट हुई। वो हाई को लगा कि एक अदम्य बल उसके चेहरे पर लगा और उसकी मोटी त्वचा तुरंत विकृत होकर टूटने लगी। कैओस वुल्फ टूथ क्लब के प्रभाव वैसे ही थे जैसे तब थे जब ये फैन ने शुरू में सुन बुकों के लिए गोल्डन कुडगेल बनाया था। 2 आवश्यक गुण, वजन और कठोरता। वह प्रहार ऐसा था मानो उसके चेहरे पर पूरी दुनिया टूट पड़ी हो। चुड़ैल सम्राट वू हाई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी ये जिनक्यू के हमले को रोक नहीं सका। उसका चेहरा कुचल गया और शरीर टूट गया। इस प्रकार की आक्रमण शक्ति स्पष्टतः डायन सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी तथा यह उनसे भी अधिक शक्तिशाली थी। बाद में होश में आए दूसरे चुड़ैल सम्राटों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपने चुड़ैलों के औजारों को अपने शरीर के सामने, खासकर अपने चेहरों के सामने, तेजी से घुमाया, इस डर से कि कहीं अगला निशाना वे ही न बन जाएं। दूसरी ओर दिव्य डायन संप्रदाय की भीड़ के बीच शुरू में जो गमगीन माहौल था वह अचानक उत्साह में बदल गया। ये जिनक्यू इतना शक्तिशाली था कि वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली चुड़ैल सम्राट के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रख सकता था। शायद आज वे पराजित न होते। याद रखें, दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की ओर से अभी भी ये किंग था जिसने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी, जिसके हाथ में एक पवित्र कलाकृति थी। एक देव बालक होने के नाते ये किंग की युद्ध शक्ति ये जिनक्यू से कमजोर नहीं होगी, है ना? सबकी उत्सुक निगाहों के बीच ये किंग ने भी एक कदम उठाया। 8 त्रिग्राम गठन। एक विशाल संरचना तुरंत ये किंग के चारों ओर केंद्रित हो गई और उसे छोड़ दिया गया। ये किंग को अपनी भूमिका की स्पष्ट समझ थी। वह लड़ाकू बनने के बजाय सहायक बनना पसंद करती थी। इस संरचना के 8 द्वार थे: गति, शक्ति, जीवन। दिव्य डायन संप्रदाय के लोगों के शरीर में तुरंत ही 3 चमकदार ऊर्जा प्रवाहित हुई। सभी को लगा कि उनकी विभिन्न क्षमताएं एक ही पल में बढ़ गईं। इस संरचना के 3 अन्य द्वार थे: धीमापन, कमजोरी, मृत्यु। अन्य 3 प्रकाश किरणों ने हमलावरों को निशाना बनाया। बफ डिबफ, तुरंत जगह पर। मैं बहुत ताकतवर हूँ। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का एक रहस्यमय चुड़ैल साधक अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना चुड़ैल उपकरण उठाया और एक हमलावर की ओर हमला किया जिसका साधना स्तर भी लगभग समान था। जब खेती एक दूसरे से बहुत करीब होती थी तो लड़ाई को जल्दी खत्म करना मुश्किल होता था। हालांकि 2 बफ्स की वृद्धि के तहत लड़ाई का संतुलन तुरंत उलट गया। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय की रहस्यमय चुड़ैल ने अविश्वास से अपने हाथ को देखा। वह इतनी शक्तिशाली कब हो गई? इस साधक के कदम से महान युद्ध तुरंत भड़क उठा। दोनों पक्षों में लगभग तुरंत ही झड़प हो गई। लेकिन घेराव करने वाले साधक यह जानने के लिए बेताब थे कि उनकी युद्ध शक्ति समान साधना स्तर के दिव्य डायन संप्रदाय के साधकों के बराबर नहीं है। उच्चस्तरीय साधकों की अधिक संख्या के कारण घेराव करने वाले समूह को पहले तो बढ़त हासिल थी, लेकिन ये किंग द्वारा दिए गए बफ के प्रभाव में वे तुरंत ही नुकसान में आ गए।
वू चांग जो सबसे जोरदार तरीके से हमला कर रहा था, दोनों बड़े संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं पर हमला कर रहा था। ऐसा दुर्लभ अवसर वू चांग इसे नहीं छोड़ना चाहता था। महान संप्रदायों के दो चुड़ैल सम्राटों की अभिव्यक्तियां तेजी से बदसूरत हो गईं। जिस लड़ाई को वे आसानी से खत्म करने की सोच रहे थे, वह धीरे धीरे उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। यदि उन्होंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा घटित होना निश्चित है। जल्द ही सभी चुड़ैल सम्राटों की निगाहें ये किंग पर टिक गईं। यह पूरी तरह से ये किंग के कारण था कि युद्ध की दिशा भटक गई थी। इसे उलटने के लिए ये किंग को हटाना पड़ा। मैं इसे करूंगा। तीन चुड़ैल सम्राटों में सबसे कमजोर वूहू ने पहला कदम उठाया और ये किंग की ओर बढ़ा। एक सहायक चिकित्सक के पास निश्चित रूप से महान लड़ाकू शक्ति नहीं होगी। वूहू का मानना था कि वह समझदारी से काम ले रहा था। नवपदोन्नत डायन सम्राट होने के नाते वूम्यू और ये जिनक्यू दोनों ही ऐसे विरोधी नहीं थे जिन्हें वह भड़का सके। ये किंग एकदम सही लक्ष्य था। ये किंग को खत्म करना भी पर्याप्त श्रेय होगा। निकट आते हुए वूहू को देखकर ये किंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। किसने कहा कि उपचारकों सहायकों में कोई लड़ाकू शक्ति नहीं होती? शरीर में 8 ट्रिग्राम शामिल। सभी 8 द्वार खुल गए। ये किंग के कपड़े तुरंत फट गए। भयानक मांसपेशियों वाला एक शरीर थोड़ा कांप रहा था, जिससे अंतरिक्ष ढह गया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये किंग की शारीरिक स्थिति ये जिनक्यू से भी अधिक दुर्जय है। आखिरकार ये किंग को जो गोम गोम व्यक्तित्व विरासत में मिला था, वह माउंट बुझो को चकनाचूर कर सकता था। यदि उसका भौतिक शरीर शक्तिशाली न होता तो यह कैसे संभव होता? बाघ को मुक्का मारो। ये किंग ने पूरी तरह से शारीरिक ताकत से एक शक्तिशाली मुक्का मारा। जब ये किंग के कपड़े फट गए तो वूहू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब तक ये किंग ने मुक्का मारा, वूहू को पता चल गया कि उसने गलत निशाना चुन लिया है। यदि उसे पहले पता होता तो वह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय से अंतिम शक्तिशाली चुड़ैल सम्राट को चुनता। वू हाई की तुलना में वूहू को अधिक कष्ट सहना पड़ा। ये किंग सभी 8 द्वार खुले होने के बावजूद ये जिनक्यू से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक के बाद एक मुक्के वूहू का भौतिक शरीर झेल नहीं सका। आध्यात्मिक आत्मा के विषय में क्या चुड़ैल जनजाति के पास ऐसा है? मूल रूप से हारने वाली लड़ाई ऐसी स्थिति में बदल गई। वूम्यू उत्साहित था। ऐसा लग रहा था कि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय आज खत्म नहीं होने वाला था, बल्कि वे पूरी तरह से आकाश चुड़ैल दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। आक्रमण करना, यह सोचकर वूम्यू और एक अन्य चुड़ैल सम्राट ने अब और संकोच नहीं किया और अंतिम 2 चुड़ैल जनजाति चुड़ैल सम्राटों पर हमला किया। चुड़ैल सम्राटों के समर्थन के बिना और उपचारक ये किंग के सहयोग के बिना लड़ाई अधिक समय तक नहीं चली। जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वे गिरे और जो गिरे वे गिरे। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के शिष्यों ने लड़ाई का समाधान करने के बाद घबराहट से आकाश की ओर देखा। उनकी जीत का मतलब यह नहीं था कि उन्होंने सचमुच जीत हासिल कर ली थी। अंतिम परिणाम अभी भी आकाश में शक्तिशाली चुड़ैल सम्राटों की लड़ाई पर निर्भर था। टकराना। एक आकृति को आकाश से जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया गया। एक विशाल वुल्फ फैन क्लब आकाश से टूटकर गिरा और पृथ्वी हजारों मील तक हिल गई। एक क्षण बाद ये जिनक्यू जमीन से बाहर निकला और दुखी दिख रहे वू हाई को उठा लिया। वू हाई के साधना स्तर को सील करने के बाद ये जिनक्यू को कुछ हद तक असंतोष महसूस हुआ। वू हाई बहुत कमजोर था। वह ये जिनक्यू की युद्ध की इच्छा को संतुष्ट करने में असमर्थ था। ये जिनक्यू ने शेष 3 चुड़ैल सम्राटों को देखा, यह महसूस करते हुए कि उसे नायक की भूमिका निभानी चाहिए और मदद करनी चाहिए। ये किंग को ये जिनक्यू की नजर महसूस हुई तो वह ये जिनक्यू के इरादों को कैसे नहीं समझ सका। उसने जल्दी से वूहू का ख्याल रखा, ये जिनक्यू के विचार को रोक दिया। अंत में शेष 2 चुड़ैल जनजाति चुड़ैल सम्राट एक साथ पीछे हट गए, दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के लोगों को निराशा से भरे चेहरों से देखते हुए। सिर झुकाकर वू हाई ने किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना एक संदेश भेजा। मूलतः यह 4 बनाम 2 था, अब भी यह 4 बनाम 2 है, लेकिन लक्ष्य चुड़ैल जनजाति के 2 प्रमुख संप्रदायों के चुड़ैल सम्राट हैं। दोनों डर से कांप रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक स्थिति ऐसी कैसे हो गई। मुझे लगता है कि यह गलतफहमी है। दोनों चुड़ैल सम्राटों का अहंकार गायब हो गया था। गलतफहमी? मैं इसे गलतफहमी नहीं मानता। वूम्यू, जो अभी तक गंभीर दिख रहा था, अब प्रमुख संप्रदायों के 2 चुड़ैल सम्राटों को विजय की अभिव्यक्ति के साथ देख रहा है। इस समय आधे दिन तक चुप रहने के बाद वो हाई अंततः अपना सिर उठाता है। क्या आप सब सोचते हैं कि आप ऐसे ही जीत गए? ये शब्द सुनकर शिष्यगण अचानक चिंतित हो गए। क्या वो हाई के पास अभी भी कुछ तरकीबें छिपी हैं? इस समय हर किसी को एक मजबूत आभा तेजी से आती हुई महसूस होती है।
वो हाई उत्साह में अपना सिर उठाता है। वह व्यक्ति जिसका वह इंतजार कर रहा था अंत आ गया है। वो हाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? नवागंतुक को देखकर वो हाई तुरंत अपना सम्मान व्यक्त करता है। नमस्कार चुड़ैल पूर्वज। चुड़ैल पूर्वज दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के अनुयायी कुछ भयभीत होकर ऊपर आकाश में छाया को देखते हुए अपना सिर उठाते हैं। उनके लिए चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति अप्राप्य रूप से उच्च आंकड़े हैं। अब जबकि एक जीवित चुड़ैल पूर्वज उनके सामने प्रकट हो गया है तो वे चिंतित क्यों न हो। वो हाई के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। जब ये जिनक्यू और ये किंग पवित्र कलाकृतियां लेकर आए थे तब उसे कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था और उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। दो पवित्र कलाकृतियां एक चुड़ैल पूर्वज के लालच को भड़काने के लिए पर्याप्त। यद्यपि यह अफसोस की बात थी कि वह दो पवित्र कलाकृतियों को अपने लिए जब्त नहीं कर सका। वो हाई ने महसूस किया कि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय द्वारा पूरी तरह से पराजित होने की तुलना में इसे स्वीकार करना अभी भी बहुत कठिन नहीं था। आदरणीय चुड़ैल पूर्वज, मैंने दो पवित्र कलाकृतियां खोजी हैं जिन्हें मैं आपको अर्पित करने की योजना बना रही हूं। वो हाई के इन शब्दों पर दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधकों के चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। वे एक चुड़ैल पूर्वज की ताकत को अच्छी तरह जानते थे। अगर चुड़ैल पूर्वज दो पवित्र कलाकृतियों की मांग करता तो क्या वे सचमुच उसे मना कर सकते थे? इस बात की प्रबल संभावना थी कि उनके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। सबकी नजरें ये जिनक्यू और ये किंग की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनकी ओर घूम गईं। आखिरकार वे इन दो पवित्र कलाकृतियों के वर्तमान मालिक थे। वो हाई की बातें सुनकर सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज भी दिलचस्पी लेने लगी। पवित्र कलाकृतियां ये ऐसे खजाने थे जो स्वयं वे अर्थात चुड़ैल पूर्वज भी आवश्यक रूप से अपने पास नहीं रख सकते थे। फिर भी इस छोटे से आकाश चुड़ैल दुनिया में उनमें से दो थे। जल्द ही सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज ने ये जिनक्यू और ये किंग को देखा और उनके हाथों में पवित्र कलाकृतियां कैओस वुल्फ टूथ स्टिक और 8 ट्रिग्राम मिरर 8 ट्रिग्राम दर्पण स्पष्ट रूप से सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज के लिए अराजकता भेड़िया दांत छड़ी की तुलना में कम आकर्षण रखता था। एक भारी शक्तिशाली और मजबूत हथियार स्पष्ट रूप से चुड़ैल जनजाति के लिए अधिक आकर्षक था। 8 ट्रिग्राम मिरर थोड़ा अधिक स्त्रीवत था। ये किंग को इस परिणाम से काफी ठेस पहुंची। इसकी बात तो रही, तुम लोगों का मुझसे अभी भी कोई न कोई रिश्ता है। पवित्र कलाकृतियां सौंप दो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं, लेकिन अब पवित्र कलाकृतियों को सौंपा जा सकता है या नहीं इसका निर्णय दिव्य चुड़ैल संप्रदाय पर नहीं था, क्योंकि दो पवित्र कलाकृतियों का स्वामित्व ये जिनक्यू और ये किंग के पास था। ये जिनक्यू और ये किंग का स्पष्ट रूप से पवित्र कलाकृतियों को सौंपने का कोई इरादा नहीं था। एक भारी शक्तिशाली और मजबूत हथियार स्पष्ट रूप से चुड़ैल जनजाति के लिए अधिक आकर्षक था। 8 ट्रिग्राम मिरर थोड़ा अधिक स्त्रीवत था। ये किंग को इस परिणाम से काफी ठेस पहुंची। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय जिसके बारे में बात कर रहा हूं, तुम्हारा मुझसे अभी भी किसी न किसी तरह का संबंध है। पवित्र कलाकृतियां सौंप दो और मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। हालांकि पवित्र कलाकृतियों को सौंपा जा सकता है या नहीं इसका निर्णय अब दिव्य चुड़ैल संप्रदाय पर नहीं था, क्योंकि दो पवित्र कलाकृतियों का स्वामित्व ये जिनक्यू और ये किंग के पास था। ये जिनक्यू और ये किंग का स्पष्ट रूप से पवित्र कलाकृतियों को सौंपने का कोई इरादा नहीं था। ये जिनक्यू ने सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज को चंचलता से देखा। यह एक शक्तिशाली चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र साधक है। क्या उन्हें पिताजी से आकर उसे पीटने के लिए कहना चाहिए? यदि यह पहले होता तो ये जिनक्यू अभी भी चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र से डरता और उसका सम्मान करता। लेकिन अब शायद ही कोई प्रतिक्रिया थी, बस एक और चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र साधक जिसके घर में ऐसा कोई नहीं था। ये जिनक्यू और ये किंग के शांत व्यवहार को देखकर सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। स्काई विच वर्ल्ड जैसी छोटी सी जगह में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं था जिसे वह भड़का न सके। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। पवित्र कलाकृतियां सौंप दो, और अगर मैं यह अवसर नहीं चाहता तो क्या होगा? ये जिनक्यू के शब्दों ने दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के लोगों को लगभग मौत के डर से भर दिया। क्या उनके दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के दिव्य बच्चे अब इतने बहादुर हैं? अब वे एक शक्तिशाली चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र साधक से निपट नहीं सकते थे। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल के पूर्वज भी ये जिनक्यू से थोड़ा हैरान थे। वह कुछ उलझन में था। आखिर ये जिनक्यू का तुरुप का पत्ता क्या था? सूर्य का पीछा करने वाले चुड़ैल पूर्वज को लगा कि उसके चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र की गरिमा को चुनौती दी गई है और उसके दिल में क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, लेकिन चूंकि तुम इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए मुझे दोष मत दो।
अगले ही क्षण एक शक्तिशाली चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र साधक की शक्ति विस्फोटित हो गई। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज ने अपना हाथ उठाया और ये जिनक्यू और ये किंग की ओर बढ़ा। ये जिनक्यू और ये किंग ने भी थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत पवित्र कलाकृतियों की शक्ति को उजागर किया और सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज के हमले को रोक दिया। एक क्षण में वे लाखों मील पीछे हट गए, लेकिन सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज के हमले को बमुश्किल रोकने में कामयाब रहे। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी चुड़ैल जनजाति साधक आश्चर्यचकित हो गए। भले ही यह पवित्र कलाकृतियों की शक्ति का उपयोग करके किया गया था, लेकिन उनके लिए चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र से हमले को रोकने के लिए अपने संप्रभु जादूगर साधना स्तर का उपयोग करने में सक्षम होना अपमानजनक था। केवल चुड़ैल जनजाति के साधक ही आश्चर्यचकित नहीं थे, यहाँ तक कि सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल के पूर्वज भी आश्चर्यचकित थे। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल के पूर्वज के पास स्वयं कोई पवित्र कलाकृतियां नहीं थीं, इसलिए उन दोनों के पास मौजूद दो पवित्र कलाकृतियों के लिए उसकी गहरी इच्छा थी। अन्यथा वह वो हाई द्वारा भेजे गए एक संदेश ध्वनि प्रसारण के कारण तुरंत आकाश चुड़ैल दुनिया की ओर नहीं भागता। इस बार उसने पहली बार पवित्र कलाकृति की शक्ति का अनुभव किया और इसके लिए उसकी इच्छा और भी बढ़ गई। यद्यपि उसे हमेशा लगता था कि ये जिनक्यू और ये किंग उतने सरल नहीं थे जितने वे दिखते थे, फिर भी पवित्र कलाकृति के प्रति उनका लालच बाकी सबको दबा देता था। ये जिनक्यू और ये किंग आखिरकार अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहे। उन्हें अपनी चोटों की गंभीरता पर विचार करना पड़ा और वे खुद को यह कहते हुए रोक नहीं पाए कि चुड़ैल पूर्वजों के क्षेत्र में एक प्राणी वास्तव में कितना शक्तिशाली था। आखिरकार वे ये फैन नहीं थे, उनके पास भरोसा करने के लिए उतनी दुर्जेय क्षमताएं नहीं थीं। वे केवल चुड़ैल संप्रभु क्षेत्र में थे, चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र में किसी का विरोध करने के लिए आवश्यक ताकत से बहुत दूर। यदि यह ऐसी लड़ाई थी जिसे वे नहीं जीत सकते थे, तो उन्हें चालाक रणनीति का सहारा लेना पड़ता था। वैसे भी चूंकि दोनों संप्रदायों ने पहले मतभेद शुरू किए थे, इसलिए अब उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ही उन दोनों ने लोगों को अपने वश में करना शुरू किया, तो आकाश में चुड़ैल जनजाति के दो शक्तिशाली प्राणियों की आकृतियां प्रकट हुईं। यद्यपि आकाशीय चुड़ैल दुनिया महान मल्टीवर्स का साथी, लेकिन यह कब इतनी हलचल भरी थी जब चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र से तीन प्राणी एक साथ प्रकट हुए थे। दो और चुड़ैल पूर्वजों के आगमन को देखते हुए सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मूलतः दोनों पवित्र कलाकृतियां केवल उसकी ही होनी चाहिए थीं, लेकिन अब यह निश्चित नहीं था। चुड़ैल जनजाति के शक्तिशाली प्राणियों में सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज को सबसे कमजोर माना जाता था, क्योंकि उसके पास एक पवित्र कलाकृति भी नहीं थी। अब दो चुड़ैल पूर्वजों के उद्भव के साथ दोनों उससे अधिक शक्तिशाली थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, दोनों चुड़ैल पूर्वजों ने उनकी ओर देखा। वे इस बात से चकित थे कि सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज तुच्छ आकाश चुड़ैल दुनिया में क्यों मौजूद थी। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने ये जिनक्यू और ये किंग के हाथों में पवित्र कलाकृतियों को देखा और तुरंत समझ गए कि सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज आकाश चुड़ैल दुनिया में क्यों आई थी। उनमें से एक ने आरोप लगाया, सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज, आप कितने बेईमान हैं, खजाने पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों चुड़ैल पूर्वज खुश थे कि उन्होंने आकाश चुड़ैल दुनिया में गड़बड़ी देखी और जांच करने का फैसला किया। अन्यथा दोनों पवित्र कलाकृतियां सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज के हाथों में चली जाती। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। वह जानता था कि अब दोनों पवित्र कलाकृतियों को अपने पास रखना व्यावहारिक रूप से असंभव था। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल के पूर्वज की महत्वाकांक्षाएं गायब हो गई थीं। अब वह केवल दो पवित्र कलाकृतियों में से एक को रखने की आशा कर रहा था, यहाँ तक कि 8 त्रिग्राम दर्पण भी पर्याप्त होगा। लेकिन उसकी साधना के स्तर को देखते हुए उसके लिए पवित्र कलाकृति को अपने कब्जे में रखना बेहद मुश्किल होगा। दोनों नवप्रकट चुड़ैल पूर्वज स्पष्ट रूप से उस प्रकार के नहीं थे जो स्थिति की तह तक जाने से पहले अपनी सतर्कता में ढील दे दें। उनके हाथों से पवित्र कलाकृति प्राप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल विभाजन पर विचार करने से पहले उन्हें पवित्र कलाकृतियां हासिल करनी होंगी। फिर सबकी निगाहें एक बार फिर ये जिनक्यू और ये किंग पर टिक गईं। उसी समय चुड़ैल पूर्वजों को अचानक एक परिचित आभा का आभास हुआ जो तेजी से उनके क्षेत्र की ओर आ रही थी। इस आभा ने खुद को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और उन्होंने जल्दी से इसके मालिक ये फैन को पहचान लिया। अराजकता दानव 20 घटना का अनुभव करने के बाद चुड़ैल जनजाति के कई लोग अब अमर सम्राट ये फैन से परिचित हो गए थे और उनके प्रति अत्यधिक विनम्र थे। आखिरकार वे इस समय कैओस दानव 20 की समस्या से निपटने के लिए ये परिवार की कैओस रक्त गोलियों पर निर्भर थे।
वे ये फैन को नाराज नहीं कर सकते थे। हालांकि वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये परिवार, जिसका चुड़ैल जनजाति के साथ कोई संपर्क नहीं होना चाहिए था, अचानक चुड़ैल दुनिया में क्यों प्रकट हो गया। चुड़ैल पूर्वजों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ये फैन की ओर उड़ गए। कुलपति ये, आप हमें पहले से बताए बिना हमारी चुड़ैलों की दुनिया में कैसे आ गए? लगता है हम काफी लापरवाह रहे हैं। कई विनम्र चुड़ैल पूर्वजों का सामना करने पर भी ये फैन ने अपना आपा नहीं खोया। क्या ऐसा नहीं है कि मेरे दो जूनियर्स को स्काई विच वर्ल्ड में कुछ मामूली नुकसान हुआ है? मैं उनका हालचाल जानने आया हूँ, ये फैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये फैन के जवाब ने चुड़ैल पूर्वजों को और भी अधिक हैरान कर दिया। क्या ये फैन मानव कुल का सा नहीं था? उसके कनिष्ठ लोग चुड़ैलों की दुनिया में क्यों होंगे? हालांकि चूंकि ये फैन ने ऐसा कहा था, वे उसे चुड़ैलों की दुनिया में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते थे। ऐसा करना बहुत ही तुच्छ होगा। उन्होंने ये फैन के साथ खुद जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हुआ था। अगर हो सके तो वे इस मामले को सुलझाने में ये फैन की मदद करने को भी तैयार थे। यह सब ये फैन के साथ संबंध बढ़ाने के प्रयास में किया गया था। उन्होंने मान लिया था कि ये फैन के जूनियर ज्यादा ताकत नहीं दिखाएंगे। जूनियर्स के बीच यह कोई मामूली बात होगी जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। जल्द ही वे सभी एक साथ आकाश चुड़ैल दुनिया की ओर चल पड़े। इस बीच आकाश चुड़ैल दुनिया के भीतर लड़ाई का एक और दौर शुरू हो गया था। ये जिनक्यू के चरित्र को देखते हुए निश्चित रूप से वह पवित्र कलाकृति को ऐसे ही आज्ञाकारी रूप से नहीं सौंप देगा। चुड़ैल पूर्वजों को लड़ाई पसंद थी, फिर ये जिनक्यू उनकी इच्छाओं को पूरा करता था। आखिरकार ये जिनक्यू को जो सबसे ज्यादा पसंद था वह भी लड़ाई थी। उसे यह भी डर था कि यह पर्याप्त रोमांचकारी नहीं होगा। बेशक ये जिनक्यू और ये किंग के लिए अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ तीन चुड़ैल पूर्वजों को सीधे तौर पर हराना मूल रूप से असंभव था। अब उन्हें तीन चुड़ैल पूर्वजों को रोककर ये फैन के आगमन की प्रतीक्षा करनी थी। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के साधक घबराहट से ये जिनक्यू और ये किंग को देख रहे थे। उन्हें डर था कि वे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि दो पवित्र कलाकृतियों की मदद से ये जिनक्यू और ये किंग ने वास्तव में तीन महान चुड़ैल पूर्वजों को रोक लिया। साथ ही उनकी शक्ति भी लगातार खर्च हो रही थी और अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वे शायद ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा प्रदर्शन भी सभी को चौंकाने के लिए काफी था। आखिरकार ये जिनक्यू और ये किंग का साधना स्तर तो केवल सर्वोच्च जादूगर ही था। तीनों महान जादूगर पूर्वजों के चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिव्य जादूगर संप्रदाय के साधकों से कम श्रेष्ठ नहीं थी। यद्यपि पवित्र कलाकृतियां शक्तिशाली थीं, फिर भी दोनों की साधना का स्तर केवल संप्रभु जादूगर ही था। संप्रभु जादूगरों के साधना स्तर के साथ उन्होंने तीन ताओवादी पूर्वजों को रोक दिया। ऐसी प्रतिभा संभवतः आपको पूरे चुड़ैल कबीले में तीसरी नहीं मिलेगी। सूर्य का पीछा करने वाले चुड़ैल पूर्वजों की तिकड़ी के दिलों में बेचैनी की तीव्र भावना बढ़ती जा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये जिनक्यू और ये किंग की पहचान वास्तव में क्या थी। उनकी प्रतिभा इतनी विशाल कैसे हो सकती है? क्या वे वास्तव में दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के दो दिव्य पुत्र थे? दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली सा एक चुड़ैल सम्राट क्षेत्र से अधिक कुछ नहीं था। ऐसे दिव्य पुत्रों को जन्म देना उनके लिए बहुत अधिक था। हमें जल्दी करना चाहिए और इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। सूर्य का पीछा करने वाले चुड़ैल पूर्वज ने अन्य दो चुड़ैल पूर्वजों से कहा। एक मजबूत चुड़ैल पूर्वज क्षेत्र की छठी इंद्री बहुत सटीक है। न केवल सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वज बल्कि अन्य दो चुड़ैल पूर्वजों ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की थी। ये जिनक्यू और ये किंग बहुत शांत लग रहे थे। ऐसी स्थिति में भी वे अभी भी बहुत संयमित थे, जो पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के खिलाफ था। इस स्थिति में केवल एक ही संभावना थी, वह यह कि ये जिनक्यू और ये किंग ने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की। दो साधक जो केवल प्रभुता संपन्न जादूगर के क्षेत्र में थे, उनकी उपेक्षा क्यों कर सकते थे? इसका एक ही उत्तर था कि उनके पीछे ऐसे लोग थे जो उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन वे चुड़ैलों की दुनिया में कई चुड़ैल पूर्वजों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उनके परिवारों में से किसी में भी ऐसी प्रतिभा वाले युवा साधक नहीं थे। यह जितना अधिक अज्ञात था, उतना ही अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। लेकिन अब उनके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। वे केवल ये जिनक्यू और ये किंग पर हमला जारी रख सकते थे। तीव्र हमलों के एक और दौर के बाद ये जिनक्यू और ये किंग की साधना का स्तर अब पवित्र कलाकृतियों के उपभोग का समर्थन नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय ये जिनक्यू और ये किंग के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये फैन आखिरकार आ गया है।
उनके दिलों में मात्र चुड़ैल पूर्वज ये फैन के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते थे, ये फैन एक अजय अस्तित्व था। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वजों की तिकड़ी ने भी एक के बाद एक ऊपर देखा और उनके अर्थ में कई शक्तिशाली आभाएं तेजी से आ रही थीं। उनमें से अधिकांश परिचित आभाएं थीं, लेकिन एक आभा ऐसी थी जो असामान्य रूप से अपरिचित थी। ऐसा लग रहा था कि यह आभा ये जिनक्यू और ये किंग के पीछे का अस्तित्व था। सूर्य का पीछा करने वाली चुड़ैल पूर्वजों की तिकड़ी भी इस बात को लेकर उत्सुक थी कि ये जिनक्यू और ये किंग के पीछे कौन अस्तित्व में था। यह व्यक्ति संभवतः डायन जनजाति से नहीं था। तीनों लोकों में कुछ शक्तिशाली प्राणी आवश्यक रूप से अपनी ही जातियों से प्रशिक्षुओं का चयन नहीं करते थे। ताओवादी पूर्वज बोधि की तरह उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मनुष्यों, राक्षसों और यहाँ तक कि राक्षसों को भी अपने अधीन कर लिया। जैसे जैसे ये आभाएं करीब आती गईं, सूर्य का पीछा करने वाले चुड़ैल पूर्वजों की तिकड़ी ने पुष्टि की कि यह अवसर चुड़ैल जनजाति का नहीं बल्कि मानव कबीले का था। लेकिन अगले ही पल तीनों दंग रह गए। यह व्यक्ति केवल अमर सम्राट कैसे हो सकता है? उनकी धारणा में ये जिनक्यू और ये किंग को इतना लापरवाह बनाने के लिए कम से कम ताओवादी पूर्वज क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए। अकेले अमर सम्राट होने के नाते उन्हें चुड़ैल पूर्वजों का भय कैसे नहीं हो सकता था? कुछ ठीक नहीं था। ये जिनक्यू और ये किंग के पीछे अन्य लोग अवश्य होंगे। यह आने वाला अमर सम्राट केवल उनके पीछे वाले व्यक्ति का प्रतिनिधि होना चाहिए। ये फैन के साथ आए कई चुड़ैल पूर्वजों ने जल्दी से ये जिनक्यू और ये किंग को देख लिया। हालांकि उनका ध्यान अपने हाथों में रखी पवित्र कलाकृतियों पर केंद्रित था। जबकि वे चुड़ैल पूर्वज प्रत्येक के पास अपनी पवित्र कलाकृति थी, वे दो कलाकृतियों की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।